ओके, तो चलिए आज हमारे जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सो बेसिकली पिछले क्लास में हमारा क्या कितने तक हम पढ़े थे, किसी को याद है? हाँ हाँ, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल के बाद और कुछ नहीं हुआ था। विटामिन्स, हाँ हाँ एग्जैक्टली, विटामिन्स के बारे में हम पढ़े थे। तो विटामिन्स में कौन से विटामिन के बारे में हम लास्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में हमें पता चला था। लास्ट कौन से विटामिन हम स्टार्ट किए थे? विटामिन ए, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन डी से। ठीक है, सो बेसिकली विटामिन डी अगर हम बात करते हैं तो आपके मन में फर्स्ट क्या आते हैं? विटामिन डी क्या है या फिर विटामिन डी क्यों जरूरी है हमारे लिए? फॉर स्ट्रेंथन द बोन्स, ओके वेरी गुड। सो ये हम सभी को पता है, मतलब जो लोग न्यूट्रिशन नहीं भी पढ़ते हैं उन लोगों को भी पता है कि हाँ विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन बात ऐसा है कि जब हम विटामिन डी के बारे में हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि विटामिन डी सिर्फ हमारे बोन्स को ही नहीं और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विटामिन डी का। और वो जैसे हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं वैसे ही विटामिन डी अगर एक्सेस हो जाते हैं तो कभी कभी हमारे बोन वीक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा चांसेस भी होते हैं विटामिन डी का एक्सेस कंजम्पशन के वजह से। मेनली विटामिन डी, अच्छा अब जो लोग भी अनम्यूटेड है अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है कि ये जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी मेनली क्या दिख नहीं रहा है, देखिए देख रही हूँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? ओके ओके, तो आप ना हो सकता है कि आपके कोई नेटवर्क इशू हो, आप एक बार रीजॉइन कीजिए। ठीक है, एक बार रीजॉइन कीजिए, हो जाएगा उसमें। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि विटामिन डी इसका जो मेन सोर्स होता है वो है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से हमारे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस हो सकता है। और विटामिन, हाँ आप रीजॉइन कीजिए, एक बार रीजॉइन कीजिए, हो जाएगा। शायद उनका नेटवर्क का कोई इशू है, रीजॉइन करने से हो जाएगा। अच्छा, तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी का मेन सोर्स होते हैं सनलाइट। ठीक है, मतलब धूप से हम खुद हमारे बॉडी पे विटामिन डी को सिंथेसिस कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं? बेसिकली ये जो विटामिन है, विटामिन डी जो है, इसका दो टाइप होते हैं। ओके, एक क्या है, एक टाइप में आते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल और एक टाइप में आते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। ये जो आर्गोस्टेरॉल होते हैं ये बेसिकली हमारे प्लांट सोर्स से मिलता है D2 फॉर्म में। आपने देखा होगा कि अगर किसी का भी अगर विटामिन डी टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं D3 टेस्ट करने के लिए, या फिर मेडिसिन, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि विटामिन डी का मेडिसिन लेते हैं जो कि हफ्ते में एक बार लेना होता है, 2 से 3 महीने तक उसको लेना पड़ता है एक एक टैबलेट। सो वो जो D3 है, D3 का अगर या फिर वो जो विटामिन डी का जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन का अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो विटामिन डी है वो है कोलेकैल्सिफेरॉल या फिर D3। ये हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म होता है। लेकिन ये जो D2 होता है, विटामिन D2, ये मेनली हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। ठीक है, प्लांट सोर्स से मिलता है जिसका नाम है आर्गोकैल्सिफेरॉल, जो कि प्लांट सोर्स से मिलता है। अब
प्लांट सोर्स से जो विटामिन डी मिलता है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में आके फिर उसको ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफर करना पड़ता है, कन्वर्ट होना पड़ता है कोलेकैल्सिफेरॉल में। और जब हमारे विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो हमें क्या देखना है कि कितना जल्दी हम ऐसा ही कुछ विटामिन ले ताकि कितना जल्दी हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए हमारे बॉडी के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट जो आते हैं, ये जो विटामिन होते हैं, इस विटामिन का ना मेन जो पोर्शन है, मतलब विटामिन का जो फंक्शंस होते हैं, तो इस फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करके हम विटामिन डी को कभी कभी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट कारण जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये विटामिन डी हमारे बॉडी में लाने के लिए खाने के ऊपर डिपेंड करना है। हमारी बॉडी खुद विटामिन डी को सिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि जब हमारे स्किन के ऊपर सूरज के मतलब धूप जब आते हैं, सन रेज जब आते हैं हमारे स्किन के ऊपर, तो हमारे स्किन में रहते हैं 7 डिहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, हमारे स्किन पे रहते हैं 7 डिहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल या फिर कोलेस्टेरॉल। अच्छा, हमारे स्किन पे ये कहाँ से आया? हमारे स्किन के नीचे जो फैट लेयर है उस पे रहता है ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। जब सन रे इस डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तब इससे क्रिएट होते हैं कैल्सिफेरॉल, तब उससे क्रिएट होते हैं कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल हो गया। ये कैल्सिफेरॉल अब कहाँ जाते हैं, मतलब ये हमारे स्किन पे हो गया, कैल्सिफेरॉल हमारे स्किन पे आ गया, स्किन से वो जाते हैं हमारे लीवर पे, लीवर के बाद वो आते हैं हमारे किडनी पे, किडनी के जाने के बाद वो फिर से हमारे लीवर पे बैक करते हैं, जहाँ पे ये होते हैं एक एक्टिवेटेड फॉर्म। एक्टिवेटेड फॉर्म पे हमारे लीवर पे बैक करते हैं और लीवर पे ही स्टोर रहता है। ओके, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? ये कैल्सिफेरॉल, ये होते हैं इसका एक्टिवेटेड फॉर्म, या फिर कैल्सिट्रायल भी कभी कभी कहा जाते हैं, कैल्सिट्रायल। ठीक है, कैल्सिट्रायल भी कभी कभी कहा जाते हैं, जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में लीवर पे ये स्टोर रहता है विटामिन डी, या फिर कोई भी एनिमल बॉडी हो, तो उस एनिमल बॉडी के लीवर पे हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, सो ये हो गया एक सोर्स। सेकंड क्या होते हैं कि ये जो हमारे स्किन के ऊपर जब विटामिन डी प्रोडक्शन होते हैं तो इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स रहता है, जैसे कि हमारी स्किन कलर डिपेंड करते हैं एक पिगमेंट के ऊपर जिसका नाम है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन हमारे स्किन पे रहते हैं, और ये मेलानिन जिस भी स्किन पे ज्यादा रहता है उसका स्किन टोन डार्क होता है। ओके, स्किन टोन डार्क होते हैं। तो बात यह है कि जब हमारे स्किन पे मेलानिन पिगमेंट ज्यादा रहता है, मतलब जिनका भी स्किन डार्क रहता है, उनके लिए ये जो विटामिन डी जो प्रोडक्शन है ये थोड़ा कम होता है। जो भी डार्क स्किन लोग हैं उनके लिए उनकी स्किन पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन उनके स्किन पे विटामिन डी प्रोडक्शन कम होता है। ओके, सेकंड क्या आते हैं कि नेक्स्ट हम जब सनस्क्रीन यूज करते हैं या फिर कोई लोशन यूज कर रहे हैं या फिर फुल स्लीव्स पहन रहे हैं या फिर ऐसा ही कुछ, इनफैक्ट विंटर सीजन में भी जब हम कार्डिगन्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, हमारे बॉडी उतना ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं रहता है, राइट।
तो जब हमारी बॉडी एक्सपोज्ड नहीं है, जब हमारी स्किन हमारे स्किन जब हमारे स्किन एक्सपोज्ड नहीं रहते हैं तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फिर हमें कोई भी सनस्क्रीन यूज नहीं करना है, कोई भी लोशन यूज नहीं करना है, तो हम बस धूप पे खड़े रहे और हमारे बॉडी में विटामिन डी हो जाएगा सिंथेसिस? ऐसा भी नहीं है। ओके, सन रे हमारी स्किन पे जब सबसे अच्छी तरह काम करते हैं वो है मॉर्निंग पे। सुबह के जो रोशनी होते हैं उसमें हमारे विटामिन डी सिंथेसिस बहुत लाइक एक्टिवली फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि उसमें जो यूवी रे जो होता है उसमें उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। जितना दिन होता है तो उसके साथ साथ पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा, धूल, मिट्टी, डस्ट, माइक्रोब्स सब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो मॉर्निंग पे अराउंड 6 to 8 o'clock के बीच पे अगर हम हमारे स्किन के ऊपर अगर हम स्किन को एक्सपोज करते हैं सन रे के साथ विदाउट अप्लाइंग एनी लोशंस और सनस्क्रीन एनीथिंग, तो हम हमारे बॉडी में विटामिन डी को खुद सिंथेसिस कर सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई सप्लीमेंट लेना है या फिर हमें कोई मेडिसिन लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ विटामिन डी का हार्मोन, क्योंकि हम कहते हैं विटामिन डी को क्योंकि इसका और एक फंक्शन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं ना, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गए। स्टेरॉइड हार्मोन क्या क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स के जैसा हमारे विटामिन डी भी काम करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन का जो काम है वैसे ही हमारे विटामिन डी का भी एक्शंस होते हैं। इसके साथ और कुछ हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि ये पैराथाइरॉइड हार्मोन, पैराथाइरॉइड हार्मोन या फिर कैल्सीटोनिन। ये जो हार्मोन्स रहता है ये मेनली हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तो वो रेगुलेशन में काम आते हैं ये दो हार्मोन्स। ऐसे ही विटामिन डी भी अपने मतलब अपने फंक्शंस के साथ पैराथाइरॉइड हार्मोन या फिर पीटीएच, पैराथाइरॉइड हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीटीएच, पी फॉर पैरा, टी फॉर थाइरॉइड, एच फॉर हार्मोन। सो ये पीटीएच और कैल्सीटोनिन के साथ विटामिन डी एक साथ जुड़ के हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं कोई लोग। ओके, एनी डाउट्स? लिखा हुआ है P फॉर पैरा, P फॉर पैरा, T फॉर थायराइड एंड H फॉर हार्मोन। ठीक है, PTH मतलब पैराथाइरॉइड हार्मोन। ओके, अच्छा, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं विटामिन के कुछ फंक्शंस के बारे में। सो मेनली विटामिन के फंक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं, सो ऑटोमेटिकली विटामिन का मेजर फंक्शन क्या है? हमारे बोन्स को फॉर्म करना। अब बोन फॉर्मेशन मतलब क्या है? हमारे बोन्स में एक्चुअली क्या रहता है? हमारे बोन्स पे रहते हैं कैल्शियम, राइट? हमारे बोन्स पे क्या रहता है? कैल्शियम। तो विटामिन डी क्या करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन पे जो भी फूड हम खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो फूड हमारे इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो विटामिन डी वहां से मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बोन्स पे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के मदद से हमारे बोन्स में आ जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जब बोन्स पे कैल्शियम है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, सो विदाउट विटामिन डी स्मॉल इंटेस्टाइन से बोन्स पे कैल्शियम आना पॉसिबल नहीं है। और ये कैल्शियम को कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं, पहले भी मैंने आपको शायद पिछले कुछ क्लास में मैंने आपको बताई थी कि हमारे बॉडी में जहाँ भी जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ प्रोटीन को पहचानते हैं। प्रोटीन उस न्यूट्रिएंट्स के पास आते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके पास प्रोटीन आते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन के हाथ पकड़ते हैं और प्रोटीन उसको लेकर जाते हैं अपने सेल पे। ये प्रोटीन का काम है। तो विटामिन डी क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ प्रोटीन को एक साथ जुड़ने में मदद करते हैं। कैल्शियम प्लस प्रोटीन अगर ये फैक्टर हो जाते हैं तभी वो हमारे ब्लड के थ्रू हर एक बोन्स में सेल्स में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो विटामिन डी मदद करते हैं कैल्शियम के साथ प्रोटीन को बाइंड होने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से वो हमारे बोन फॉर्मेशन पे हेल्प करते हैं विटामिन डी। ऑलराइट, इसके साथ साथ और क्या होते हैं कि जब हमारे बोन्स देखते हैं कि हाँ मेरे पास तो कैल्शियम आ गए, मतलब उसको मेरे अंदर लाना है, तो वो कैसे करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल के बारे में आपको याद है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल किसको याद है, किसी को याद नहीं है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का मतलब होते हैं एक बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं हमारे बोन फॉर्मिंग सेल, मतलब जो हमारे बोन्स पे कैल्शियम को डिपॉजिट करने में मदद करते हैं, बोन्स पे कैल्शियम को डिपॉजिट करने में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हमारे बोन्स पे कैल्शियम आते हैं, तो जब बोन्स देखते हैं कि मेरे अंदर कैल्शियम आया है, मतलब मेरे पास कैल्शियम आया है, तो उसको मुझे अंदर लेना है, तब विटामिन डी जाके ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल को भी सिंथेसिस करते हैं ताकि उस सेल की मदद से हमारे बोन्स पे कैल्शियम डिपॉजिट हो पाए। ओके, और जितना हमारे बोन्स पे कैल्शियम रहेगा उतना ही हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होगा। अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि विटामिन डी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन विदाउट विटामिन डी हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं है तो हमारे बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ओके, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स इन दिस? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं कि कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम का और एक फ्रेंड क्या है, कैल्शियम का फ्रेंड है फॉस्फोरस, राइट। कैल्शियम का फ्रेंड होता है फॉस्फोरस। कैल्शियम कभी भी अलग से काम नहीं कर सकते हैं, उसको बस फॉस्फोरस चाहिए। तो जैसे कि वो बोन्स पे भी रहते हैं वैसे ही हमारे ब्लड पे भी रहते हैं। और अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो फॉस्फोरस हमारे ब्लड में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे रहता है, बहुत ही नेग्लिजिबल, 3.5 से 5 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। ठीक है, बस इतना सा ही रहता है, लेकिन कैल्शियम रहता है बहुत ज्यादा हमारे ब्लड में। कैल्शियम रहते हैं 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना हमारे ब्लड पे रहते हैं कैल्शियम। ओके, सो ये विटामिन डी क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है इसको मेंटेन करने में मदद करते हैं ये विटामिन डी। ये कैसे होते हैं कि कैल्शियम का लेवल कैसे ज्यादा किया जा सकता है, जितना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्प्शन होगा,
कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, उतना ही हमारे ब्लड पे भी कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा और हमारे बोन्स पे भी कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा। ओके, लेकिन इसके साथ साथ और एक बात होते हैं कि जब हमारे मतलब बॉडी में विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे फास्फोरस का जो डेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। जब बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा है तो फास्फोरस लेवल भी कम हो सकता है, या फिर जो फॉस्फेट लेवल है वो भी कभी कभी कम हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ विटामिन डी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया था ना कि विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी हमारे बोन वीक भी हो सकता है। वो कैसे होता है? मेनली क्या होते हैं कि ये जो विटामिन डी का जो काम है उसका काम क्या है? कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना। तो अब इस कैल्शियम को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने के टाइम कैल्शियम को जब एब्जॉर्ब करते हैं, अगर कैल्शियम इनएडिक्वेट है, ठीक है, अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे कैल्शियम इनएडिक्वेट है तो विटामिन डी कभी कभी क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल को फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल को फॉर्म करते हैं अगर हमारे इस कैल्शियम इनएडिक्वेट है। हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है वो अगर इनएडिक्वेट है तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल फॉर्म होते हैं ताकि हमारे बोन से ब्लड में कैल्शियम जा सके। तो अगर विटामिन डी एक्सेस हो जाते हैं तो ये सेल फॉर्म होता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा विटामिन डी लेने का भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? मतलब क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर कैल्शियम कम है, अगर हमारे डाइट से कैल्शियम हमें एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो विटामिन डी पीटीएच हार्मोन के साथ काम करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन के साथ काम करते हैं और वो हमारे बोन से कैल्शियम को रिलीज करने लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ब्लड में कैल्शियम का ये जो मात्रा है इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी पड़ता है। जब हम कैल्शियम के बारे में भी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि क्यों ब्लड में कैल्शियम का होना इतना जरूरी है। ओके, सो ये मेनली होते हैं विटामिन डी का फंक्शंस। इसके साथ साथ विटामिन डी कभी कभी हमारे जेनेटिक फैक्टर को भी रेगुलेट करते हैं। आप देखेंगे कि जिन लोगों का, अगर हमारे मम्मी पापा के लिए भी अगर उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, घुटनों पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें भी वो हो सकता है। अगर मेरे नाना नानी को है तो मेरा भी होता है या फिर मेरे मम्मी पापा को भी होता है। तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज विटामिन डी जो है वो हमारे जेनेटिक फैक्टर को रेगुलेट करते हैं। एक स्पेसिफिक जीन जैसे रिएक्ट करते हैं, विटामिन डी उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो विटामिन डी के कमी की वजह से जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ और एक फॉर्म होते हैं, मतलब अगर हम विटामिन डी के रोल के बारे में तो जान चुके हैं, विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या है वो तो हमको पता ही चला। लेकिन अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी किस वजह से होता है ये पहले हमें जानना है। फर्स्ट हम पढ़े थे कि विटामिन डी हमारे स्किन पे सिंथेसिस हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेज है, राइट। तो जब हमारे स्किन पे सिंथेसिस हो रहा है, अगर उसमें सनस्क्रीन लगा हुआ है, स्किन पे सनस्क्रीन है, या फिर मेलानिन बहुत ज़्यादा है, या फिर विंटर सीजन है, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि सन रे डायरेक्टली हमारे स्किन के ऊपर नहीं आते हैं, ऑटोमेटिकली विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगा। सेकेंड स्टेज पे क्या आते हैं कि हमारे लीवर, स्किन से सीधा विटामिन डी हमारे लीवर पे आते हैं। अब लीवर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, लीवर पे ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए फैटी लीवर है, या फिर उनको डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनका इंडाइजेशन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर वो बहुत सालों से कोई मेडिसिन ले रहे हैं
ठीक है, बहुत सालों से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो सारी चीज जाके हमारे लीवर में जमा होता है। ओके, तो विटामिन डी मतलब वो कोलेकैल्सिफेरॉल जब लीवर पे आते हैं तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि लीवर में बस पहले से ही इतना ज्यादा खराब चीज जमा पड़ा है पूरा। तो विटामिन मतलब कोलेकैल्सिफेरॉल को कोई भी एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या होते हैं, लीवर से वो जाते हैं हमारे किडनी पे। तो अब किडनी पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब वो हमारे किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी का कोई डायलिसिस हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उस पे भी मतलब किडनी पे भी विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हुआ है। तो विटामिन डी अगर किडनी पे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो वो कैसे आपके लीवर पे जब फाइनली जब वो आपके लीवर पे आएगा तो कैसे वो एक्टिवेटेड रहेगा? एक्टिवेटेड नहीं रहेगा और ऑटोमेटिकली वो हमें कोई भी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, ये मेनली कारण होते हैं हमारे विटामिन डी का डेफिशिएंसीज का। इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम होते हैं जो कि इंडाइजेशन। इंडाइजेशन की वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, मतलब बार बार पॉटी जाना, या फिर डायरिया हो, या फिर बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, ये सब अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके गॉल ब्लैडर ऑपरेट हुआ है, मतलब आपके बाइल सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बाइल एसिड नहीं है, तो इन सारी चीज के वजह से क्या होते हैं कि हमारे ये जो एब्जॉर्प्शन होते हैं विटामिन डी और कैल्शियम जो भी चीज हो, उसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ठीक ठाक से नहीं हो पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में एक विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। ओके, अब जब विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्रिएट होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं। फर्स्ट अगर हम बोन्स के बारे में बात करते हैं तो बोन्स पे 3 प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, बोन्स पे हमारे एज के हिसाब से 3 प्रॉब्लम आते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आते हैं वो है रिकेट, जो कि मेनली चिल्ड्रन के लिए होते हैं। रिकेट्स जो डिजीज है वो कहाँ पे कौन से एज पे होते हैं? चिल्ड्रन के लिए एकदम अर्ली स्टेज पे होते हैं। और ये जो रिकेट है ना, इस रिकेट नाम के एक एक वर्ड का एक एक सिम्टम होते हैं, एक एक वर्ड का सिम्टम है। जैसे कि ये जो आर बताते हैं रिकेट रोजरी को। रोजरी ये जो स्पेलिंग है, रोजरी मतलब रोज, मतलब एक गुलाब जब एकदम छोटा सा रहता है तो वो कैसे रहता है? एक ऐसे गुठली की तरह रहता है, राइट? तो रिकेट रोजरी मतलब हमारे ये जो रीप केज होते हैं, ऐसे जो हमारे रीप केज है ना, इस रीप केज का जो मेन पोर्शन, जो हड्डियों का जो पोर्शन होता है, जब वो बेल्ट होते हैं ऐसे 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 करके तो बेल्ट होते हैं, वो ऐसे बेल्ट रहता है। तो ये जो जॉइंट वाला पोर्शन है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये थोड़ा फूल जाते हैं, ये दोनों तरफ से ही ऐसा रहता है। हाँ, और दिखने में क्या लगता है कि जो भी बच्चे रिकेट में सफर कर रहे हैं उनके लिए आप देख सकते हो कि उनका फर्स्ट तो क्या होता है, उनके स्किन एकदम पतला सा होता है, उनके पूरे चेहरा ही बहुत ज्यादा पतला सा होता है, बहुत स्किनी फिगर का होते हैं वो लोग। और उनके जो रीप केज होते हैं वो बाहर से, मतलब हम ऐसे ही उसको पूरा देख सकते हैं, इतना ही उनके स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है, मतलब देख के लगता है कि हाँ उनका तो पूरा रीप केज बाहर निकल आए, ऐसा ही होता है। और उसके रीप केज में ऐसा जो फोल्ड होता है, उस फोल्ड में भी ये हड्डी जैसा थोड़ा ऐसा इन्फ्लेम करके रहता है। ये होता है रिकेट रोजरी। नेक्स्ट आई जो होते हैं वो होते हैं पिजन ब्रेस्ट। पिजन के ब्रेस्ट जैसा होता है, ये सामने वाला जो पोर्शन है, ब्रेस्ट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा ऐसे कार्व रहता है, राइट? ऐसे कार्व रहता है और यहाँ पे उनका जो बैक साइड है, बैक साइड भी ऐसे कार्व हो जाते हैं। तो
रिकेट में बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो पोर्शन है, मतलब उनका जो ये पूरा रिब केज जो है वो पूरा सामने ऐसे हो जाते हैं, पीछे से वो पूरा सामने आ जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इसका नाम है, जैसे कि और क्या होते हैं कि हमारे नीज जो होते हैं, मतलब बच्चे के भी नीज जो होते हैं, हमारे नॉर्मल पैर का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, राइट, ऐसा रहता है। लेकिन रिकेट में क्या होता है, ये नीज जो है, ये नीज थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, मतलब इसको कहते हैं हम नॉक नीज। नॉक नीज होते हैं, दोनों घुटनों ऐसे जुड़ जाते हैं, मतलब जब भी वो चलते हैं घुटनों पे टक्कर आते हैं, और जब टक्कर आते हैं तो जोरदार पेन होते हैं, तो वो चल नहीं सकते हैं। ठीक है। और एक होते हैं कि बो लेग्स, मतलब हमारे ये जो नीज है वो ऐसे बो के शेप में हो जाते हैं, ऐसे बो के शेप में हो जाते हैं। दोनों घुटनों से लेकर ये जो दोनों पैर होते हैं, ये दोनों पैर ऐसे रहते हैं। ठीक है। पूरा हमारे नी जॉइंट से, मतलब हमारे घुटनों से लेकर पूरा एड़ी तक वो पूरा ऐसे कर्व हो जाते हैं, इसको कहा जाते हैं बो लेग्स। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिन लोगों का भी रिकेट, मतलब जो भी बच्चे का रिकेट होते हैं। इसके साथ उनके जो स्कल होते हैं, स्कल में भी चेंजेस आते हैं। क्या, ये जो क्रेनियल, ये जो फ्रंटल पोर्शन होते हैं ना, ये जो सामने वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा बाहर निकल आते हैं, थोड़ा एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है कि जब ऐसे विटामिन डी का डेफिशिएंसीज होते हैं, और ऑटोमेटिकली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, मतलब हमारे जो स्पाइन होते हैं, स्पाइन भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, ताकि हम सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी रिकेट जो डिजीज्ड जो बच्चे हैं वो ऑलवेज एक व्हील चेयर पे रहते हैं। हाँ, उनको आप कोई भी विदाउट एनी सपोर्ट वो ऐसे सीधा होके बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि सीधा होने के लिए इसके स्पाइन को जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिलता है हम लोगों को। ठीक है। सर ऐसे प्रॉब्लम देखा जाते हैं जब रिकेट्स होते हैं। तो ये क्लियर है सभी के, सभी के लिए ये क्लियर है ना अभी? ओके। रिकेट नहीं, बच्चों को ही होता है रिकेट। ठीक है। रिकेट सिर्फ बच्चों को होता है। आप देखेंगे कि हमारे एक बहुत प्राचीन एक वो ट्रेडिशन है क्या, कि बच्चों को हम धूप में ऐसे ऑयल देके उनके पूरे बॉडी पे ऑयल मालिश करके फिर हम धूप में उसको रख देते हैं। तो मतलब पहले वाला जो लोग हैं उनको तो ऐसा कुछ नहीं पता है, उतना ज्यादा नहीं पता था कि विटामिन डी है क्या नहीं है, बहुत पुराने लोग जो था। लेकिन फिर भी उनको ये पता है कि हाँ, अगर हमारे शरीर में धूप लगता है तो हम स्ट्रांग होंगे। तो ऐसे ही मेन कारण इसका यही है कि जब हम धूप पे रहते हैं तो हमारे बॉडी, हमारे स्किन विटामिन डी को एब्जॉर्ब करते हैं। कारण सिर्फ यही है। ठीक है। इसके साथ साथ ये तो बच्चे लोगों के लिए है रिकेट। रिकेट के साथ और एक प्रॉब्लम आते हैं हमारे बड़े लोगों के लिए, वो है ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया होते हैं, और एक होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस ये मेनली अडल्ट के लिए होता है। अब अडल्ट के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि मेन जो फैक्टर है कि इतने सालों में हमारे बॉडी में धूप लगता है, अगर हमारे मेनली हमारे फेस तो एक्सपोज रहता ही है, या फिर हमारे पैर का जो पोर्शन है, फीट का जो पोर्शन रहता है, पैर का ऊपर वाला जो पोर्शन होते हैं वो एक्सपोज रहता है, हमारे हैंड का जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ये एक्सपोज रहता है सन रे के साथ। तो हम विटामिन डी को थोड़ा सा भी, अगर किसी का डेफिशिएंसी है भी, तो हम थोड़ा सा भी इसको सिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम फुल्ली एक्सपोज्ड नहीं होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, धीरे धीरे करके
हमारे बॉडी में एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। अब जैसे कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो एक दिन में उसका कोई डेफिशिएंसी नहीं होते हैं, राइट। वो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है बहुत दिनों से। अगर स्टोर होने के लिए कोई भी कुछ भी विटामिन नहीं है, विटामिन डी नहीं है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ मेरा तो घुटनों पे दर्द हो रहा है, मेरा तो शोल्डर पे दर्द हो रहा है, या फिर मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे हमें मालूम पड़ता है, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोमैलेशिया है, ये ऑस्टियोमैलेशिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑस्टियोमैलेशिया स्टेज को हम ट्रीट कर सकते हैं। ये ऑस्टियोमैलेशिया बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑस्टियोमैलेशिया का, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन, कोई भी चीज हो, प्रेगनेंसी हो या फिर लैक्टेशन हो, तो इन दोनों सिचुएशन में ही हमारे ये स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जब प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन पीरियड पे रहते हैं, तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाते हैं। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन जब कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक काम है कि हमारे बोन्स पे उस ऑस्टियोब्लास्ट सेल को सिंथेसिस करना, विटामिन डी के साथ एक साथ मिलके, ईस्ट्रोजन हार्मोन और विटामिन डी एक साथ मिलके हमारे बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट को फॉर्म करते हैं। तो अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी होने पर भी हमारे बोन्स पे उतना ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमारे ऑस्टियोमैलेशिया डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होता है, अगर हम प्रॉपरली सनलाइट पे एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, या फिर अगर हमारे लीवर पे कोई डिजीज है या फिर किडनी पे कोई डिजीज है, जो भी कारण हो, उस कारण की वजह से फोर्थ स्टेज हमारे आते हैं ऑस्टियोमैलेशिया, जिसमें हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। और उसी टाइम से हमारे पेन स्टार्ट होते हैं, कभी पेन होता है, कभी वो जगह में सूजन हो जाते हैं, ठीक है, रेडनेस आ जाते हैं उस जगह पे, बर्निंग होता है उस जगह पे। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स देखा जाते हैं ऑस्टियोमैलेशिया का, ओके। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये जो स्टेज है दैट इज एब्सोल्युटली क्योरेबल। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप आते हैं, जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस इज द लास्ट स्टेज, जिसमें ये जो पोरोसिस, ऑस्टियो मींस है बोन्स, ओके। ऑस्टियो का मतलब होते हैं बोन्स, तो ऑस्टियो मींस बोन्स और पोरोसिस मतलब पोर्स, मतलब छोटा छोटा होल हो जाते हैं। जब हमारे बोन्स में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम जब नहीं है, ऐसे अगर कैल्शियम का एक लेवल हम सोच सकते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, बाकी जगह हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जगह पूरा फाका है। फिर से यहाँ पे थोड़ा कैल्शियम जमा हुआ, फिर से यहाँ पे थोड़ा कैल्शियम जमा हो गया, तो बाकी ये जो सारे जगह पड़े रहे हैं वो तो पूरा खाली है। मतलब इसमें क्या होते हैं कि हमारे जो बोन्स होते हैं वो थोड़ा फ्रेजाइल हो जाते हैं, मतलब दैट कैन इजीली बी ब्रोकन। अगर कहीं पर भी टक्कर आ जाए, आप गिर जाते हो, तो आपके बोन्स टूट सकते हैं। क्या ऑस्टियोपोरोसिस का चेहरा कैसा होता है हमारे बॉडी पे या फिर हमारे बोन्स पे, वो दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल होते हैं। अब देखिए जब कैल्शियम कम हो गया तब क्या हो गया, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम कम हो जाते हैं तो तब ये जो होल्स है, ये जो पोर्स है ना, ये गैप बढ़ जाते हैं, मतलब इसमें कोई भी कैल्शियम अभी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जहां पर भी जितना भी बोन्स है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही हम सामने की तरह झुक जाते हैं, क्योंकि हम सामने झुक जाते हैं मतलब क्या है कि हमारे बॉडी
हमारे अर्थ में जो मैग्नेटिक पावर होते हैं उसके तरफ आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी खड़े मतलब मैग्नेटिक पावर के ऑपोजिट डायरेक्शन में और नहीं रह सकते हैं, तो वो नीचे झुक जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है जब हमारे ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। ओके, अब ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होते हैं? मेनली अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस मेनली होते हैं कोई भी ओल्ड एज में, ओल्ड एज लोगों में ये ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डे बाय डे उनका विटामिन डी का डेफिशिएंसी होते उनका ये ऑस्टियोपोरोसिस का सिचुएशन हुआ है। सेकंड थिंग होते हैं कि ये देखा गया है कि कंपेयर्ड टू मेल, फीमेल लोगों का ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। आप भी देखे होंगे कि महिलाओं को बहुत अर्ली स्टेज पे अगर घुटनों पे दर्द, कमर पे दर्द ऐसा स्टार्ट होते हैं, तो मेल के लिए वो उतना ज्यादा स्टार्ट नहीं होते हैं। अगर हम हमारे घर पे भी देखते हैं तो हमारे मम्मी पापा के बीच में भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले हमारे मम्मी को ही दर्द होता है। जो भी प्रॉब्लम हो, वो घुटनों पे हो या फिर कमर पे हो या फिर शोल्डर पे हो, जहाँ पे भी हो, कंधों पे भी दर्द भी वो हमारे बोन्स के डिफॉर्मिटीज की वजह से होते हैं। तो वो महिलाओं को ज्यादा होते हैं, मतलब अर्ली स्टेज पे होते हैं। ये हाँ बोल रही हूँ वही बोल रही हूँ। तो इसका कारण मेनली क्या होते हैं कि एक तो कारण है हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं फर्स्ट बताई थी कि ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल लोगों के लिए रहता है। ओके, अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, जब उसका लेवल कम हो जाते हैं, वो प्रेगनेंसी में हो सकता है, वो लैक्टेटिंग पीरियड में हो सकता है, ईस्ट्रोजन लेवल का कम हो गया तो उस टाइम पे ऑलरेडी थोड़ा सा कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाते हैं। आगे जाके हम उसको कवर अप नहीं करते हैं, मतलब ऐसा हम नहीं सोचते कि हाँ मेरा तो कैल्शियम लेवल कम हो गया था तो मुझे ऐसे फूड लेना है, मेरा डाइट को ऐसे चेंज करना है ताकि मेरा विटामिन डी एक्सपोजर ज्यादा हो, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। सेकंड क्या होते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज हमारे एस्ट्रोजन लेवल और भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये आफ्टर मेनोपॉज और एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं तभी भी हमारे बोन्स पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे बोन्स पे ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। और जब ये प्रॉब्लम सारे आते हैं तब हम इसको कहते हैं क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब हमारे बोन्स पे ये प्रॉब्लम आया है। ये तो हो गया हमारे बोन्स के बाद। यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। और एक चीज होते हैं कि आप देखेंगे कि डॉक्टर लोग अगर हमारे कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, अगर हम फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन की वजह से नहीं हुआ है, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर भी हमें क्या कहते हैं कि आपको ये खाना खाना है, आपको एवरी डे इतना एक्सरसाइज करना है या फिर इतना वॉकिंग आपको करना है, ऐसा डॉक्टर ने भी बताते हैं। क्यों जरूरी है ये? मेनली हमारे फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हमारे कैल्शियम या फिर विटामिन डी का एक इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, क्योंकि जब हम फिजिकली जब एक्टिव रहते हैं तब इसका मतलब क्या है कि हमारे बोन्स भी एक्टिव है, हमारे बोन्स भी काम करते हैं। लेकिन जब हम उतना ज्यादा काम नहीं करते हैं, जब हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमारे बोन्स का अल्टीमेटली कोई काम नहीं है। ओके, तो हमारे बोन्स क्या सोचते हैं कि मेरे पास इतना तो कैल्शियम है लेकिन इसका तो कोई काम नहीं है, चलो इसको ब्लड में निकाल दिया जाए। और हमारे ब्लड में मतलब हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल का मात्रा बढ़ जाते हैं और हमारे बोन से कैल्शियम रिलीज होने लगता है। सो इसीलिए अगर हमारे डे बाय डे अगर बहुत ज़्यादा हम इमोबिलिटी अगर ज़्यादा रहता है, मतलब अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहता है, तो भी हमारे ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ
आते हैं कि इसको फिर कैसे ट्रीट किया जाए। ओके, इसको ट्रीट करने के लिए फर्स्ट जो मतलब वे आउट है, जो कि सबसे अच्छा है, वो है सनलाइट में एक्सपोज्ड होना। वो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ एनिमल फूड से भी ये हमें विटामिन डी मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है? जैसे कि मैंने बताया कि लीवर से। मीट हुआ, मतलब मटन या फिर चिकन का जो लीवर पोर्शन होते हैं, उसमें से हमें विटामिन डी मिल सकता है। कॉड लीवर ऑयल, जो कि एक सी फिश होते हैं, कोल्ड वाटर फिश, तो उस कॉड लीवर ऑयल में, कॉड एक फिश का नाम है, तो कॉड लीवर ऑयल में भी विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्राओं में पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा होता है कॉड लीवर ऑयल में विटामिन डी का अमाउंट। इसके साथ साथ श्रिम्प्स में, मतलब छोटा छोटा जो प्रॉन्स होते हैं, उसमें भी विटामिन डी पाए जाते हैं। इसके साथ अगर हम बाकी सारी चीज के बारे में बात करें, जैसे कि एग्स में, एग यॉक में विटामिन डी हमें मिलता है। ओके, लेकिन प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो प्लांट सोर्स से हमें बहुत बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि प्लांट सोर्स में तो स्किन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगा। सो इसीलिए जब हम प्लांट सोर्स से लेना चाहते हैं, मतलब वो कैबेज हो जाए, स्पिनच हो जाए, ऐसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें से हमें विटामिन डी उतना नहीं मिलता है। उसको हम खूब सारा अमाउंट में अगर खाए तो फिर हमें जाके थोड़ा सा अमाउंट में विटामिन डी हमारे बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। कैबेज में, ठीक है, विटामिन डी रहता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब 0.2 माइक्रोग्राम रहता है पर 100 ग्राम कैबेज। और जिसमें अगर हम कॉड लिवर ऑयल की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 10,000 माइक्रोग्राम रहता है विटामिन डी, क्योंकि एनिमल बॉडी और एनी काइंड ऑफ लिविंग बीइंग इज कैपेबल टू सिंथेसाइज विटामिन डी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा विटामिन डी के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वो 2-3 महीने में, हम 2-3 महीने तक उसको कंटिन्यू करना है। हफ्ते में एक बार करके एक टैबलेट आपको लेना होगा, फिर आप उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें उतना ज्यादा लेने का जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो विटामिन के बारे में हम बात करेंगे वो है विटामिन ई। ये विटामिन ई या टोकोफेरॉल जो है, इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टोकोफेरॉल से ही पता चलता है कि एक्चुअली इसका सोर्स क्या है। ठीक है, ये जो, या फिर इसका काम क्या है रादर, ये जो टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का मेन फंक्शन होता है हमारी रिप्रोडक्शन को इंप्रूव करना। हमारे कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल बोथ, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करते हैं विटामिन ई। स्पेशली इट इज वेल नोन फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जिसमें ये जो नाम है टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल में टोको का मतलब होते हैं चाइल्ड बर्थ एंड फेरल मीन्स टू बियर, मतलब क्या होते हैं कि आपके प्रेगनेंसी में, मतलब आपके रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करते ही हैं और मिसकैरेज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई को हम एंटी, मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं। हम तो विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं, एंड दैट इज अ एक्सीलेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एक्सीलेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। और मेनली क्या होता है, ये विटामिन ई का सोर्सेस वैसे कुछ खास नहीं है। हम जो भी फूड रेगुलर बेसिस में लेते हैं उसमें ही हमें विटामिन ई मिल जाता है। इसीलिए विटामिन ई का एज सच कोई डेफिशिएंसीज नहीं होते हैं, मतलब हम हमारे डेली लाइफ में विटामिन ई का उतना ज्यादा कोई डेफिशिएंसीज हमें दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक फूड में विटामिन ई होते हैं। वो नट्स हो, वो फिश हो, फ्रूट्स हो, किसी में भी विटामिन ई पाए जाते हैं। ओके, अब विटामिन ई का काम क्या है? मेनली विटामिन ई का जो काम है वो है हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करना।
हमारे बॉडी में जो आउटर लेयर होते हैं, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे आईज, सब कुछ जो भी आउटर पार्ट है हमारे बॉडी में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम रहता है विटामिन ई का। और अगर हमारे बॉडी में विटामिन ई नॉर्मल रहता है तो क्या होगा, हमारे हेयर हेल्दी रहेगा, स्किन हेल्दी रहेगा, ग्लोइंग रहेगा, ठीक है। हमारे जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं, हमारे जो हार्मोनल बैलेंस होते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब उसको मेंटेन करते हैं विटामिन ई। ये तो हो गया हमारे आउटर पार्ट में। इनर पार्ट में इसका काम क्या है कि इनर पार्ट में मेनली विटामिन ई हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, मेनली जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होते हैं ना, जो कि हमारे फ्री रेडिकल डैमेजेस की वजह से होते हैं, कि अगर हमारे ये जो हार्ट मसल जो है, हार्ट मसल का जो वॉल है या फिर जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल अगर बहुत ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है, तो विटामिन डी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते वो क्या करते हैं, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को मार देते हैं और हमारे हार्ट में, मतलब हमारे पूरे हार्ट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी भी हमारे हार्ट हेल्थ को मदद करते हैं, ठीक है। हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है, मतलब हार्ट जो है वो तो एक मसल है, तो विटामिन डी ना हमारे मसल को भी इंप्रूव करते हैं, मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। अब हार्ट मसल जो कंटिन्यू ऐसे पंप कर रहे हैं, तो उसको, उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी विटामिन डी जरूरी है, ठीक है, विटामिन डी। इसके साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी अगर है तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हो गए या फिर हार्ट हो गया, तो ये सारे ऑर्गन्स को प्रिवेंट कर, मतलब मेंटेन करते हैं। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो हमारे इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। एस्मा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, ऐसा बहुत ज्यादा होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसीज की वजह से, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है तो सिर्फ बोन का प्रॉब्लम होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके, कमिंग टू दी विटामिन ई, जस्ट अ सेकेंड। तो विटामिन ई के बारे में जो कि मैं बोल रही थी, कि विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कोई भी फ्री रेडिकल डैमेजेस अगर है, वो हमारे सेल डैमेज हो सकता है, हमारे कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, कोई भी बैड मटेरियल्स है, कोई टॉक्सिन्स जमा हुआ है, तो उसको हमारे बॉडी से निकाल देने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है, विटामिन ई जरूरी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करता है, वो हमारे इम्यून फंक्शन को इंप्रूव कर देते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, और हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पहले दिन मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कि कोई भी चीज कितना इजीली हम समझ सकते हैं, उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं विटामिन ई। तो अगर विटामिन ई हमारे डाइट में डेफिशिएंट है, तो मेन जो सिम्टम होगा वो है हमारे ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, आंखों में धुंधलापन आना, ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर विटामिन ई का डेफिशिएंसी है तो। इसके साथ साथ और ये फैक्टर होते हैं बहुत ज्यादा हेयर फॉल ज्यादा होते हैं, और जैसे कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे फ्री रेडिकल डैमेजेस को प्रिवेंट करते हैं, तो अगर विटामिन ई नहीं है तो फ्री रेडिकल डैमेजेस प्रिवेंट नहीं होगा, मतलब जो भी डेड सेल है, डेड स्किन है, टॉक्सिन्स है, सब कुछ हमारे बॉडी में ही रहेगा, और वो कैंसर भी फॉर्म कर सकते हैं, कैंसर सेल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो है विटामिन के या फिर फाइलोक्विनोन। अब ये जो फाइलोक्विनोन होते हैं या फिर जो विटामिन के होते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी कोआगुलेटिंग विटामिन, एंटी कोआगुलेटिंग विटामिन कहते हैं, या फिर उसका एक एंटी कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं। कैसा कि आपको कहीं पर अगर कट हो जाए तो आप क्या होता है, हमारे खून निकालते हैं, तो खून थोड़ी देर, मतलब थोड़ा टाइम वो निकालने के बाद वो अपने आप बंद हो जाते हैं, राइट, वो जम जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ विटामिन के।
हमारे बॉडी में वो विटामिन के है, इनफैक्ट इसमें कैल्शियम का भी फंक्शन होते हैं। तो खैर छोड़िए, विटामिन के जो है, विटामिन के की वजह से हमारे ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, हमारे ब्लड क्लॉट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड अगर बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे क्लॉट होने के लिए, जमने के लिए विटामिन के का जरूरत है, इसीलिए इसको कहा जाता है विटामिन के या फिर कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मींस जम जाना। और ये विटामिन के मेनली हम रेगुलर डाइट में जो लेते हैं, मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें विटामिन के बहुत ज्यादा मात्राओं में पाए जाते हैं। और विटामिन के का सबसे अच्छा बात यह है कि विटामिन के का ऐसा बात नहीं है कि उसका प्लांट सोर्स से जो हमें मिल रहा है वो इनएक्टिव है, उसको बॉडी पे जाके फिर से उसको एक्टिवेट होना है, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। विटामिन के फाइटोक्विनोन हम डायरेक्टली हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमारे बॉडी में डायरेक्टली विटामिन के आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो प्लांट सोर्स भी होते हैं, प्लांट सोर्स में भी विटामिन के होते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या है कि एनिमल सोर्स जो है, एनिमल सोर्स पे भी विटामिन के आते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज होते हैं कि एनिमल सोर्स में फैट भी रहता है। ओके, तो अगर हम एनिमल सोर्स लेते हैं हमें अलग से कोई फैट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब विटामिन के तो फैट सॉल्युबल है, तो अगर हमारे बॉडी में वो जाएगा तो उसको काम करने के लिए एक फैट मीडियम चाहिए। तो एनिमल सोर्स वो फैट मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे फैट है। हम अगर ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेते हैं तो उसको भी हम पका के लेते हैं, उसमें ऑयल देते हैं, या फिर ऐसा कुछ फूड उसके साथ पूरे दिन में ऐसा कुछ फूड लेते हैं जो कि फैट है उसमें, तो ऑटोमेटिकली विटामिन के हमारे काम आ जाते हैं। विटामिन के का भी ऐसा बात नहीं है कि विटामिन के किसी का डेफिशिएंट होते हैं, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। और इस विटामिन के का भी फंक्शंस जो होते हैं, एक तो हमारे कोआगुलेशन में इंप्रूव करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब जब ब्लड हमारे बाहर निकालते हैं उसको क्लॉट करते हैं, और जब हमारे ब्लड हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ब्लड वेसल पे रहते हैं, उसको क्लॉट नहीं होने देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं विटामिन के का। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब हमारे सेल के अंदर, सेल के पास जब इंसुलिन आते हैं, सेल कितना जल्दी उस इंसुलिन को पहचानते हैं और अपने गेट को खोल देते हैं ताकि इंसुलिन के साथ ग्लूकोज हमारे सेल पे आए और हमें एनर्जी दे, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। तो ये सारे चीज के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन को पहचानना, इंसुलिन को ठीक ठाक से काम करने देना। तो विटामिन के हमारे बॉडी में उस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं। महिलाओं को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो लोअर एब्डोमेन में जो क्रैम्प्स आते हैं, उस क्रैम्प्स को प्रिवेंट करते हैं, रादर उसको थोड़ा कम कर देते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन या फिर क्रैम्प्स जो आते हैं उसको कम करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विटामिन के का। इसके साथ विटामिन के कभी-कभी हमारे कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन, मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन के। लेकिन हाँ, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कहें विटामिन के का, दैट इज द एंटीकोआगुलेटिंग फैक्टर। इसलिए विटामिन के का नाम ही है एंटीकोआगुलेटिंग विटामिन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो आते हैं कि ये जो विटामिन के है ये भी कहाँ स्टोर होते हैं। इसका भी स्टोर हाउस वही सेम है, लीवर, क्योंकि अगेन हमारे लीवर में फैट रहता है और जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन रहता है वो सारे जाके लीवर में आराम से बैठ जाते हैं। तो लीवर होते हैं हमारे विटामिन के का सोर्स या फिर स्टोर हाउस, ठीक है। Okay, so this is all about the fat soluble vitamin. You don't need to know nothing much about it.
नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे विटामिन मतलब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसको लेकर, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जो भी विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, अभी तक जितना भी हमारे हुआ है चैप्टर्स, उसमें किसी को कुछ भी डाउट्स तो नहीं है ना? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास फिर हम एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे को हम मिलते हैं, नेक्स्ट विटामिन मतलब जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसके बारे में बात करने के लिए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू, हैव अ गुड डे टू एवरीवन।